गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड फर्स्ट ईयर की, और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी लिथोस्फीयर का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो टॉपिक था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमने देखा था जो अभिनव मत है वो क्या था। इस प्रकार से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा था। ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, फिर हमने बात किया निचला मेंटल। ये बाह्य कोर और ये आंतरिक कोर। ये हमने बात की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो अभिनव मत था उसके अंतर्गत बात की थी हमने। अब देखिए, हमने कहा था कि भी जैसे ऊपरी क्रस्ट है और उसके बाद में जैसे निचला क्रस्ट शुरू होता है तो दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जिसमें असमानता पाई जाती है। वो कौन कौन सी असमानता है? जैसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में असमानता है, और निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में यहाँ भी आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये असमानता को प्रकट करती है। तो इस प्रकार से कितनी असमानताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। असमानताएं, ठीक है। अब देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट दोनों के बीच में एक असमानता पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? कोनार्ड असमानता। क्या कहा जाता है? कोनार्ड असमानता। अब कई बार पूछ लिया जाता है कोनार्ड असमानता किन के मध्य है, तो यहां लिख देते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इनके मध्य में कौन सी असमानता पाई जाती है? कोनार्ड असमानता पाई जाती है। दूसरे की बात करते हैं निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, दोनों के मध्य कौन सी असमानता पाई जाती है? देखिए, मोहो असमानता किसके मध्य है? निचला क्रस्ट और ये क्या है? ऊपरी मेंटल। ठीक है, ये व्यक्तियों के नाम है, इन्होंने ये चीज खोजी है, इसीलिए क्या है इनके नाम पर रख दिया ये असमानताएं। अब देखिए, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, मोह असमानता किसके मध्य पाई जाती है, और थ्योरेटिकल रूप से भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप से भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव रूप से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज बहुत बार आती है, और जो मोह असमानता है ये तो काफी बार आ भी चुकी है। ठीक है, तो स्पेशली इनका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में तीसरी जो असमानता है वो है रैपिड। रैपिड जो असमानता है वो किसके मध्य पाई जाएगी? ऊपरी
मेंटल प्लस निचला मेंटल, इनके मध्य में रैपिड असमर्थता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगली जो असमर्थता है वो है गुटेनबर्ग। कौन सी है? गुटेनबर्ग असमर्थता। अब ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल ये क्लियर हो गया। निचले मेंटल और बाह्य कोर, इनके मध्य में कौन सी असमर्थता पाई जाती है? निचला मेंटल प्लस ये बाह्य कोर। ठीक है, ये असमर्थताएं पाई जाती हैं गुटेनबर्ग के अंतर्गत। अब देखिए, लास्ट रह गया हमारा बाह्य कोर और आंतरिक कोर। लेहमान असमर्थता, लेहमान असमर्थता के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से भाग आते हैं? बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये 5 असमर्थताएं हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, और पांचों सीक्वेंस से आपको याद होनी चाहिए। देखिए, पहली जो है वो कौन सी है? कोनार्ड है। कोनार्ड, पहले ये ऊपरी पार्ट याद कीजिए आप, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इस प्रकार से ये सीक्वेंस याद रहेगा। उसके बाद में आप क्या करोगे? इन असमर्थताओं को इनके क्रम में लगा दोगे। जैसे पहली है कोनार्ड, उसके अंतर्गत क्या करोगे? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, अब उसके बाद में अगला सीक्वेंस आता है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसके अंतर्गत लगाओगे आप मोह असमर्थता। अच्छा, फिर उसके बाद में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसके अंतर्गत रैपिड असमर्थता। ठीक है, फिर निचला मेंटल और बाह्य कोर आपका सीक्वेंस आ गया, उसके अंतर्गत लगाओगे आप गुटेनबर्ग असमर्थता। फिर बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इसके अंतर्गत आप लगाओगे लेहमान असमर्थता। तो इस प्रकार से आपके पांचों के पांचों असमर्थताएं क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए एक छोटी सी कंसेप्ट और रह जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, वो और देख लेते हैं। एक आता है निम्न गति का मंडल। क्या होता है निम्न गति का मंडल? इसको बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 से 200 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर की बात कर रहा है? 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय
भूकंपीय तरंगें मंद गति से, अब 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय तरंगें क्या हो रही हैं? मंद गति से प्रतीत होती हैं या चलती हैं, उस मंडल को हम किस नाम से जानते हैं? जोन ऑफ लो वेलोसिटी, निम्न गति का मंडल। कौन सा? निम्न गति का मंडल। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 100 से 200 किलोमीटर। डायरेक्टली पूछा जाता है कई बार निम्न गति का मंडल कहां से कहां तक होता है, तो कितना आ गया आपका? 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में निम्न गति का मंडल होता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी हमारी जितनी भी संकल्पनाएं थी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। नया टॉपिक अब हम देखेंगे जो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग में जो बल प्रतीत होते हैं और उन बलों से क्या है पृथ्वी की जो संरचना है वो परिवर्तित होती है। तो उन बलों के बारे में देखेंगे कौन कौन से किस प्रकार के बल हैं। तो चलिए हम देख रहे हैं भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं, या बल की बात करते हैं बल कौन कौन से, इसकी बात करेंगे। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक या बल। ठीक है, तो देखिए या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई ना कोई बल होगा या पृथ्वी के बाह्य भाग में कोई ना कोई बल होगा। तो इन बलों का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। एक तो है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करेंगे, एंडोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा हो गया आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स। कौन सा हो गया? एक्सोजेनेटिक फोर्स। दो बल है, अंतर्जात और बहिर्जात। ठीक है, अब देखिए एंडोजेनेटिक फोर्स जो अंतर्जात बल है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के बल लगते हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्जात बल का सीधा सा तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाला जो बल होता है वो अंतर्जात बल होता है। और इसके अंतर्गत दो बल कार्यरत होती हैं। एक का नाम है पटल विरूपण बल और दूसरे का नाम है आकस्मिक बल। पहला है पटल विरूपण बल और दूसरा है आकस्मिक बल। इसको बोलते हैं डायोस्ट्रैफिक फोर्स और इसको सडन फोर्स बोलते हैं। अब देखिए पटल विरूपण बल के अंतर्गत क्या होता है?
पटल विरूपण बल के अंतर्गत ये बल क्या कार्य करता है, मंद गति से कार्य करता है, मंद गति से विस्तृत धरातल पर कार्यरत होता है। ये मंद गति से कार्य करेगा और एक विस्तृत धरातल पर परिवर्तन स्पष्ट करेगा। धीरे धीरे ये बल क्या करेगा, धीरे धीरे गति करेगा और धीरे धीरे गति करने के कारण एक बहुत बड़े भूभाग को ये क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। और ये बल इस प्रकार से कार्यरत हो सकता है, ये बल इस प्रकार से भी कार्यरत हो सकता है, या हम कह दें लंबवत और क्षैतिज, दोनों तरीके से यह बल क्या होता है, कार्यरत होता है। कौन सा, पटल विरूपण बल। अब देखिए दूसरा जो है आकस्मिक बल, यह क्या होता है, अचानक उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, अचानक उत्पन्न हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन, इस प्रकार के आप परिवर्तन देखते हो तो ये क्या है, सडनली फोर्स है। ये क्या है, अचानक उत्पन्न होने वाले बलों के कारण ये चीजें उत्पन्न होती हैं। और ये क्या है, मंद गति से प्रभावित करता है। अब मंद गति से ये लंबवत भी प्रभावित करता है और ये क्षैतिज भी प्रभावित करता है। लंबवत बल में किस प्रकार का कार्य होता है और क्षैतिज बल में किस प्रकार का कार्य होता है, ये चीज हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे इस पटल विरूपण बल की। पटल विरूपण बल, डायोस्ट्रैफिक फोर्स। अब ये दो प्रकार से कार्यरत होता है, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज। तो लंबवत जो बल होता है वो देखिए, इसको बोला जाता है, एक को महादेशजनक बल। क्या बोला जाता है, महादेशजनक बल। इसको बोलते हैं हम अपेरियोजेनेटिक। और दूसरा जो होता है वो होता है पर्वत निर्माणक बल। कौन सा होता है, पर्वत निर्माणक बल। इसको बोलते हैं ओरोजेनेटिक। क्या बोलते हैं, ओरोजेनेटिक। इसको बोलते हैं अपेरियोजेनेटिक। अच्छा, अपेरियोजेनेटिक में क्या होता है, लंबवत संचलन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्षैतिज संचलन। है तो पटल विरूपण बल है ही है, लेकिन मैंने बात बताई आपको कि ये पटल विरूपण बल दो प्रकार से कार्यरत होता है, एक तो लंबवत और दूसरा क्षैतिज। अच्छा, लंबवत वाले को हम क्या बोलते हैं, महादेशजनक बल बोलते हैं, और क्षैतिज संचलन वाले बल को हम क्या बोलते हैं, पर्वत निर्माणक बल बोलते हैं। महादेशजनक बल है जो लंबवत कार्य करता है, या तो ये ऊपर की ओर कार्य करेगा या फिर ये नीचे की ओर कार्य करेगा। ये क्या कार्य करता है, ये इस प्रकार से कार्य करता है, या तो इस साइड में या इस साइड में। इस प्रकार से इनका क्या होता है, कार्य संचलन होता है। अब देखिए, ये जो महादेशजनक बल है, लंबवत होता है, ये दो प्रकार से प्रतीत होता है हमें। कैसे प्रतीत होता है, या तो इसका संचलन ऊपरमुखी, ऊपर की ओर होगा, ऊपरमुखी संचलन होता है, या अधोमुखी संचलन होता है। या तो ये ऊपर की ओर जाएगा या ये नीचे की ओर। ऊपर मुखी का मतलब ऊपर की ओर, अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर जाता है। इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब ऊपरमुखी संचलन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अधोमुखी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और इस साइड में हम बात करेंगे क्षैतिज की।
तो ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।